इनकम टैक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अलाउंसेस। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो पढ़ने जा रहे हैं परक्यूजिट्स। तो परक्यूजिट्स है क्या? परक्यूजिट्स का मीन्स होता है एक तरीके से अगर आप समझें तो फैसिलिटीज़ या बेनिफिट्स। तो जो भी फैसिलिटीज़ और या बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उसकी सैलरी के अलावा प्रोवाइड कराता है वो होती है परक्यूजिट्स। और ये परक्यूजिट जो हो सकती है ये कैश के फॉर्म में होती है और काइंड के फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो अगर ये परक्यूजिट कैश के फॉर्म में है तो जो भी परक्यूजिट्स का अमाउंट मिल रहा होगा एम्प्लॉय को वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर यही परक्यूजिट्स काइंड के फॉर्म में है, मतलब कोई जो फैसिलिटी ऐसी दी जा रही है जो एसेट के फॉर्म में दी जा रही है, उस समय जो फैसिलिटी होगी उसको हमको मनी के टर्म में मेजर करना होगा, यानी कि उसका वैल्यूएशन निकालना होगा। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना पहला वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस से निकालने से पहले हम समझेंगे कि अनफर्निश्ड हाउस क्या होता है। अनफर्निश्ड हाउस का मतलब होता है एक ऐसा हाउस जिसमें कोई भी फर्नीचर ना हो, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक ऐसा हाउस या अकोमोडेशन दे रहा है जिसमें कोई भी फर्नीचर नहीं दिया जा रहा है, केवल वो एक खाली घर दे रहा है, उसे अनफर्निश्ड हाउस कहेंगे। अगर हम लोग अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन निकालना सीख लेते हैं तो फर्निश्ड हाउस के वैल्यूएशन निकालने में कोई समस्या नहीं आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन निकालेंगे। तो जब कभी भी हम अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन निकालते हैं सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है, मीन्स कि एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस पर एज पर गवर्नमेंट रूल उसकी परक्यूजिट की वैल्यू होगी, चाहे वो परक्यूजिट की वैल्यू उस रूल में दी गई वैल्यू से ज़्यादा हो या कम हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। हमें सिर्फ परक्यूजिट की वैल्यू जो गवर्नमेंट के रूल में प्रिस्क्राइब करी गई होगी वही लिखनी होती है, वही हमें माननी पड़ेगी। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम लोगों को क्या चेक करना है कि जो भी एम्प्लॉयर है वो जो फैसिलिटी दे रहा है वो अपने सोर्स से दे रहा है या कहीं और सोर्सेस से रेंट पे लेकर एम्प्लॉय को दे रहा है। अगर एम्प्लॉयर अपने सोर्स से एम्प्लॉय को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है तो हमें यह देखना होगा कि वो किस सिटी में ऑर्गेनाइज जो है अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है और उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। अगर उस सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो परक्यूजिट की वैल्यू 15% ऑफ सैलरी होगी, और अगर वो पॉपुलेशन की वैल्यू उस सिटी की 10 लाख से तो ज़्यादा हो लेकिन 25 लाख से कम हो तो 10% ऑफ सैलरी परक्यूजिट की वैल्यू होगी। यदि पॉपुलेशन उस सिटी का 10 लाख से कम है तो वहां पर परक्यूजिट की वैल्यू 7.5% कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर किसी से रेंट पे लेकर दे रहा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जो हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा या 15% ऑफ सैलरी, उन दोनों में जो कम होगा वो होगा आपका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। तो इस तरीके से हम लोग अनफर्निश्ड हाउस में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की परक्यूजिट्स की वैल्यू निकालते हैं। अब आते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 15%, 10% या 7% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का मीन समझ लीजिए क्या होता है। सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कमीशन ऑन सेल जो भी हमने कहा था फिक्स्ड परसेंटेज के फॉर्म में होना चाहिए, बोनस पर ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। जो हमने अलाउंसेस अपने पिछले वीडियो में पढ़े थे उनके जो टैक्सेबल पोर्शन होंगे वो परक्यूजिट में वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस निकालने के लिए सैलरी के में जुड़ेंगे। तो हमें इन अलाउंसेस को भी ध्यान से देखना होगा। अब आते हैं वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस कैसे निकाली जाती है? तो देखिए वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस निकालने के लिए जैसे मैंने बताया कि वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस का कैलकुलेशन कर लिया जाता है और उसमें 10% वैल्यू ऑफ फर्नीचर हम ऐड कर देते हैं तो वो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस कैलकुलेट हो जाती है। अब आए हमारा क्वेश्चन पार्ट अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट। ये क्या होता है? कंसेशनल रेंट के मतलब ये समझ लीजिए कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक फैसिलिटी तो दे रहा है लेकिन उस फैसिलिटी के बदले में एम्प्लॉय से एक सर्टेन स्मॉल अमाउंट चार्ज कर ले रहा है
तो वहाँ पर जो फैसिलिटी दी जा रही है वो कंसेशनल रेंट पे या रेट पर प्रोवाइड कराई जा रही है। अब इसको कैसे निकाला जाएगा, तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस या फर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें से जो भी अमाउंट एम्प्लॉय पे कर रहा होगा उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। जो रिमेनिंग पोर्शन आएगा वो आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स होगी। अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर एक घर को ना प्रोवाइड करके होटल को प्रोवाइड कर रहा है तो उस समय 24% ऑफ सैलरी जो होगी वो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट के रूप में कंसीडर की जाएगी। तो ये था हमारा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस और फर्निश्ड हाउस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार के लिए क्या करना होगा, इस चार्ट को ध्यान से हम समझें। देखिए, अगर कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है, या कार किसकी होगी, एम्प्लॉयर की होगी। अगर कार एम्प्लॉयर की है तो एक्सपेंसेस या तो एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा या तो एम्प्लॉय पे कर रहा होगा। तो माना हमने अभी कार के जो एक्सपेंसेस हैं वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मतलब कार एम्प्लॉयर की है और एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस पे कर रहा होगा। तो उस समय हम ये चेक करेंगे कि वो जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे हैं। ऑफिशियल यूज के लिए कार का यूज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट नील होगी। अगर पर्सनल यूज के लिए कार का यूज हो रहा है तो कार की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लस 10% ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ कार कंसीडर की जाएगी। लेकिन मिक्स या पर्सनल या ऑफिशियल पर्पस दोनों से लिए यूज होता है अगर कार का, तो हम ये चेक करेंगे कि कार स्मॉल कार है कि लार्ज कार है। अब स्मॉल कार और लार्ज कार कैसे निकालेंगे, तो स्मॉल कार और लार्ज कार के लिए समझ लीजिए, अगर 1.6 सीसी से कम है कैपेसिटी तो हमारी कौन सी कार होगी, स्मॉल कार होगी, और अगर ज़्यादा है तो वो लार्ज कार होगी। अब स्मॉल कार अगर है तो 1800 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होगा और लार्ज कार है तो 2400 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होगा। ठीक, इसके बाद हम लोगों का ये हो गया कि एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा था, एम्प्लॉयर पे कर रहा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार एम्प्लॉयर की है लेकिन पैसे कौन दे रहा है, एम्प्लॉय पे कर रहा है। तो ऑफिशियल के लिए वैल्यू ऑफ परक्यूजिट नील होगी। पर्सनल यूज के लिए कार की वैल्यू वही फार्मूला एक्चुअल एक्सपेंसेस प्लस 10% ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन अगर हम मिक्स या बोथ ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस की बात करें तो स्मॉल कार के लिए 600 रुपये पर मंथ और लार्ज कार के लिए 900 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होगा। तो ये था कि कार किसकी थी, एम्प्लॉयर की थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार किसकी है, एम्प्लॉय की है। अगर कार एम्प्लॉय की है और एम्प्लॉय पैसा दे रहा है तो कोई भी चीज़ टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन कार एम्प्लॉय की है और पैसे कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। उस समय हम चेक करेंगे वो पर्पस क्या है, ऑफिशियल है, पर्सनल है कि मिक्स्ड या बोथ है। ऑफिशियल है तो नील होगी, पर्सनल है तो वैल्यू ऑफ कार होगी अमाउंट रिम्बर्स्ड। जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को रिम्बर्समेंट के फॉर्म में दे रहा है वो उसके लिए टैक्सेबल परक्यूजिट्स होगी। लेकिन अगर कार जो है स्मॉल कार है, यानी कि पर्सनल और ऑफिशियल दोनों पर्पस के लिए अगर कार का यूज करा जा रहा है तो स्मॉल कार के केस में अमाउंट रिम्बर्स माइनस 1800 रुपये पर मंथ जो होगा वो होगी हमारी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। और लार्ज कार के लिए क्या होगा, अमाउंट रिम्बर्स माइनस 2400 पर मंथ, ये होगी हमारी पर्सनल और ऑफिशियल बोथ कार के लिए यूज कर रहे हैं जब कार का लार्ज कार के लिए। अगर ड्राइवर की सैलरी की बात करें तो ड्राइवर की सैलरी जो होती है वो 900 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होती है। ये तभी होती है अगर कार के साथ ड्राइवर को प्रोवाइड किया जा रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग मोटर कार का वैल्यूएशन निकालते हैं। नेक्स्ट फैसिलिटी है हमारी फैसिलिटी ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन एंड पर्सनल अटेंडेंस। तो अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये सारे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो इनको दी जाने वाली जो भी सैलरी होगी वो सैलरी जो होगी वो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट होगी। लेकिन अगर कोई अमाउंट इनके बदले में रिकवर कर रहा है एम्प्लॉय से तो उस अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट का फार्मूला हो गया वैल्यू सैलरी पेड टू द सर्वेंट माइनस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर अमाउंट कोई रिकवर नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पर वो जीरो हो जाएगा और सैलरी पेड टू सर्वेंट ही वैल्यू ऑफ परक्यूजिट हो जाएगी। अब आती है फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर।
अगर अपने ओन सोर्सेज से एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कहीं आउटसाइड एजेंसी से लेकर प्रोवाइड कर रहा है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। ये हो गया आपका गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के केस में। अब एजुकेशन फैसिलिटीज को लेकर देखिए, अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूट में मिल रही है कि किसी अदर इंस्टीट्यूट में मिल रही है, अगर फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने इंस्टीट्यूट में दे रहा है तो और वहां की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो 1000 से कम है तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट नील होगी। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1000 से ज़्यादा है तो ये चेक करा जाएगा कि वही कॉस्ट ऑफ एजुकेशन सिमिलर इंस्टीट्यूट में जितनी होगी वही होगी आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। तो ये बहुत सी ध्यान रखने की चीज़ है ये वाला पार्ट। अब अदर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं कि एम्प्लॉयर का इंस्टीट्यूट नहीं है, किसी अदर इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉई के जो चिल्ड्रन है वो पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेड बाय एम्प्लॉयर जो होगा वो उसके लिए एक टैक्सेबल परक्यूजिट्स होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परक्यूजिट्स थी जो आपके क्वेश्चन पेपर में या तो थ्योरी के फॉर्म में या न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछी जाती हैं। अगर ये फैसिलिटीज थ्योरी के फॉर्म में पूछी जाती हैं तो उनकी थ्योरी के साथ इस चार्ट को अगर हम समझा देंगे तो हमें कहीं ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन और एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्शन।